जब भी आप किसी HSC इंटरव्यू के लिए जाते हो तो फायर के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर क्या होता है। तो जो फायर की डेफिनेशन है कि फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है, फ्यूल का, ऑक्सीजन का और हीट का केमिकल रिएक्शन जो होता है उससे जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसे फायर कहते हैं। फिर आता है कि फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो एलिमेंट्स में आता है फ्यूल, फिर है ऑक्सीजन, फिर आता है हीट। हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फिर जानते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होती है। जैसा कि हमने फायर के एलिमेंट्स में जाना कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये एक चेन रिएक्शन बनता है। तो वो जो चेन रिएक्शन होता है उसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। मतलब कि फायर के जो मेन एलिमेंट्स हैं फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, अगर उनको मिला दिया जाए तो फायर ट्रायंगल बनती है। यहाँ पर एक बात को जहन में रखना है कि फायर ट्रायंगल को आप फायर टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। यानी कि जब से चौथा फैक्टर चेन रिएक्शन फायर एलिमेंट में ऐड हुआ है तब से इसका नाम फायर टेट्राहेड्रॉन हो गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर। तो आपने इसका जवाब देना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फायर की 6 क्लासेस होती हैं। इसमें आता है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर और क्लास एफ फायर। तो फायर को क्लासिफाइड किया गया है उस फायर में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की वजह से। यानी हर क्लास की फायर में मुख्तलिफ फ्यूल इस्तेमाल होता है। जैसा कि क्लास ए फायर में कंबस्टिबल मटेरियल आता है, यानी कि सॉलिड मटेरियल जैसा कि वुड या लकड़ी, पेपर, रबर वगैरह। और क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसको आग लगती है जैसे कि पेट्रोल, पेंट वगैरह। और क्लास सी फायर में वो गैसेस आती हैं जिनको आग लग सकती हो, जैसा कि हाइड्रोजन, मीथेन वगैरह, जिनको आग लग सकती है। क्लास डी फायर में आता है वो मेटल्स जिनको आग लग सकती है, जैसा कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह। और क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो लाइव कंडीशंस में है अगर उसमें आग लगती है तो उसे इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। जैसा कि कंप्यूटर या जनरेटर वगैरह पावर सप्लाई से चलते हैं, अगर उसे पावर लाइन में अगर कोई लीकेज होता है और उससे लीकेज की तो उसकी वजह से जो फायर लगती है उसे इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। इसमें एक बात जहन में रखें कि अगर इस टाइप की फायर में अगर हम पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं तो उस फायर की टाइप बदल जाएगी। मसलन कि अगर कंप्यूटर में आग लगती है और हम कंप्यूटर की पावर केबल निकाल दें तो और बाद में अगर उससे आग लगे तो वो क्लास ई फायर नहीं होगी। फिर आता है क्लास एफ फायर, जिसमें आता है कि कुकिंग फायर। मसलन अगर किचन में अगर कुकिंग के दौरान ऑयल या फैट को आग लगती है तो उसे क्लास एफ फायर कहेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर की 5 मेन टाइप्स होती हैं, जिसमें आता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, फिर आता है ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो भी मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं। जैसे कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में 2 किस्म के
एक्सटिंग्विशर होते हैं, वाटर मिस्ट और वाटर स्प्रे। लेकिन ये दोनों ही वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के में ही आते हैं। उसके बाद हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, यानी कि आप वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में क्या जानते हो। तो आपने बताना है कि जो वाटर एक्सटिंग्विशर है वो क्लास ए की जो फायर होती है उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो वाटर एक्सटिंग्विशर है उसे पहचानने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस पर वर्ड वाटर लिखा हुआ होगा, और जो लेबल है उसका कलर ब्राइट रेड होगा, जिसे आपने उसे पहचान लेना है। तो जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है वो खास तौर पर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसा कि पेपर, वुड वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का आपने कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। फर्ज करें अगर किसी लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हुई है तो आपने वहां पर वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है, और किचन फायर्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और जो फ्लेमेबल गैसेस या लिक्विड हैं अगर उस पर आग लगती है तो वहां पर भी हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आपसे फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है वो ज्यादातर क्लास बी फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल क्लास ए की जो फायर है उस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास ए की फायर वाटर बेस्ड फायर होती है। फोम एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए जो एक्सटिंग्विशर है उस पर फोम लिखा हुआ होगा, और जो लेबल है उसका कलर क्रीम होगा। फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक मटेरियल जैसा कि पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह के लिए कर सकते हैं। और जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसा कि पेंट या पेट्रोल वगैरह उस पर भी हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं कर सकते, तो जो किचन फायर्स हैं वहां पर हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं अगर उनमें आग लगती है तो वहां पर भी हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो फ्लेमेबल मटेरियल हैं उनको अगर आग लगती है तो उस पर भी हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आपसे डीसीपी यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है कि जो डीसीपी है वो हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी टाइप की फायर जो हैं उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम डीसीपी को ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो जो डीसीपी एक्सटिंग्विशर है उसे पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर पर DCP लिखा हुआ होगा, तो उसका कलर ब्लू होगा। और डीसीपी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल पर जैसा कि पेपर, कार्डबोर्ड और वुड पर। और हम फ्लेमेबल लिक्विड जैसा कि पेट्रोल या पेंट पर अगर आग लगती है तो हम डीसीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम डीसीपी का इस्तेमाल फ्लेमेबल गैसेस यानी कि एसिटिलीन और एलपीजी पर भी कर सकते हैं। और हमें कहां पर डीसीपी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो फायर जिसमें कुकिंग ऑयल की वजह से आग लगे उस पर हम डीसीपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि 1000 वोल्ट से ऊपर के हैं अगर उन पर आग लगती है तो वहां पर भी हम डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, तो आपने बताना है कि जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है वो दो तरह की फायर के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
क्लास बी और इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए जो एक्सटिंग्विशर है उस पर CO2 लिखा हुआ होगा और जो लेबल है उसका कलर ब्लैक होगा। और हमने CO2 का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, चलें देखते हैं। तो जो शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगती है तो हम CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फ्लेमेबल लिक्विड हैं जैसा कि पेट्रोल या पेंट, अगर उन्हें आग लगती है तो हम CO2 एक्सटिंग्विशर की मदद से उस आग को बुझा सकते हैं। फिर देखते हैं कि हम कहां पर CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो फ्लेमेबल गैसेस हैं अगर उनको आग लगती है तो हम CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कुकिंग ऑयल या फैट से लगने वाली आग पर भी CO2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कन्फाइंड स्पेस में भी बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आपसे इंटरव्यू में वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इसका जवाब देना है कि जो वेट केमिकल है उसे डिजाइन किया गया है क्लास F की फायर जिसमें कुकिंग ऑयल और फैट इन्वॉल्व है उसे बुझाने के लिए। तो वेट केमिकल को पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर पर वेट केमिकल लिखा हुआ होगा और इसका लेबल का कलर येलो होगा। वेट केमिकल का इस्तेमाल हम कुकिंग ऑयल और फैट से लगने वाली आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम फ्लेमेबल लिक्विड से जो आग लगती है उस पर नहीं कर सकते। और इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल फायर और साथ में जो फ्लेमेबल मटेरियल है उस पर भी नहीं कर सकते। फिर जो क्वेश्चन है वो है कि फायर एक्सटिंग्विशर में पास रूल क्या होता है। तो आपने इसका जवाब देना है कि पास यानी P से पुल, जो पिन है सबसे पहले आपने उस पिन को निकालना है। पिन एक किस्म का लॉक होता है, जैसे भी आप निकालते हो तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ए से M यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल है उसे आपने फायर की जो बेस है उस पर M यानी निशाना लगाना है। फिर S से स्क्वीज, जो फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल है उसे आपने अच्छे से स्क्वीज करना है। इससे ये होगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो नोजल से बाहर निकलेगा। और फिर S से स्वीप यानी कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर की जो नोजल है उसको फायर के साइड टू साइड स्वीप करना है ताकि जो फायर है वो मुकम्मल तौर पर एक्सटिंग्विश हो जाए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर मेथड क्या होते हैं। तो आपने इसका जवाब इस तरीके से देना है कि जो सबसे पहला मेथड है वो है कूलिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का सीन होता है उससे हीट को रिमूव करते हैं और हम इसे कूलिंग मेथड कहेंगे। और हम हीट को रिमूव करने के लिए वाटर या फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है स्टार्वेशन, यानी कि फायर सीन से अगर हम फ्यूल को रिमूव करते हैं तो उसे स्टार्वेशन मेथड कहते हैं। और ये हम जो फ्यूल सप्लाई है उसे कट करने से कर सकते हैं। फिर आता है स्मूदरिंग मेथड। तो इसमें हम जो फायर सीन है उससे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और ये हम कर सकते हैं DCP और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके। फिर आता है चेन ब्रेकिंग, यानी कि जो फायर की चेन है उसे तोड़ना है और ये हम कर सकते हैं DCP एक्सटिंग्विशर या फायर ब्लैंकेट की मदद से। इस चेन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एजेंट को अप्लाई किया जाता है उस चेन रिएक्शन के ऊपर ताकि वो जो जलने वाला मटेरियल है उसमें ब्रेकडाउन किया जा सके। और ये जो ब्रेकडाउन है वो हीट या ऑक्सीडेशन के जरिए से होता है।
और ये जो चारों मेथड हैं, अगर उनमें से हमने किसी एक को भी इंटरफेस कर दिया, यानी किसी एक एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया, तो फायर को बढ़ने से रोक सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक फायर फाइटिंग सिस्टम होता है जो एक जगह पर फिक्स किया जाता है। और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक सेंसिटिव होती है, जो टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। जब भी वो टेम्परेचर उस स्प्रिंकलर के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम उसे सेंस कर लेता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है हाई राइज बिल्डिंग में, या जो गैस या ऑयल इंडस्ट्री है उसमें, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ऑफिस वगैरह में, जहां पर आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसका जवाब सिंपली ये देना है कि जो स्मॉल फायर है वो डेंजरस हो सकती है और वो बड़ी जो फायर है उसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो जो स्मॉल फायर है उसे इमीडिएटली रोका जा सकता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से। फिर आपसे स्प्रिंकलर सिस्टम के बॉडी बोर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये सीलिंग या कैप है और इसे टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कहा जाता है और ये जो है इसे डिफ्लेक्टर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम काम कैसे करता है, तो इसका जवाब आपने देना है कि जैसा कि हमने स्प्रिंकलर के पार्ट्स के बारे में जाना था कि सीलिंग कैप और दरमियान में टेम्परेचर सेंसिटिव ट्यूब और फिर डिफ्लेक्टर होता है। तो जो टेम्परेचर ट्यूब होती है उसमें लिक्विड भरा जाता है जो कि मिक्सचर होता है अल्कोहल और वाटर का या फिर ग्लिसरीन और वाटर का। फिर जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसे इंस्टॉल करके बाद में जो टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास है वो टेम्परेचर को सेंस करता है, तो ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर फट जाता है, जिसकी वजह से जो सीलिंग ये कैप है वो ऊपर की तरफ निकलकर बाहर निकल जाती है और वहां से पानी निकलकर जो डिफ्लेक्टर है उसके ऊपर पुश होता है और डिफ्लेक्टर के थ्रू पानी चारों तरफ फैल जाता है। तो इस तरीके से फायर स्प्रिंकलर काम करता है। फिर क्वेश्चन आता है कि फायर स्प्रिंकलर के कितने टाइप्स होते हैं, तो जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं और ये डिपेंड करता है उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है। और जो डिफरेंट किस्म के स्प्रिंकलर होते हैं उनका जो ग्लास ट्यूब होता है उसके कलर कोड मुख्तलिफ होते हैं और हर एक कलर कोडिंग का अपना एक मतलब होता है। तो चलें अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो स्प्रिंकलर है वो है ऑरेंज ग्लास बल्ब। तो इसका जो टेम्परेचर है वो सेट किया जाता है 57 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि अगर जो ग्लास ट्यूब है अगर वो 57 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेंस करता है तो वो फट जाएगा और बस्ट होने की वजह से पानी निकलेगा जो चारों तरफ फैल जाएगा। इस तरह का जो स्प्रिंकलर है वो ज्यादातर लिविंग होम्स या ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास है रेड ग्लास बल्ब। तो जो रेड ग्लास बल्ब है उसका टेम्परेचर सेट किया जाता है 68 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि अगर रेड ग्लास बल्ब 68 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेंस करता है तो वो फट जाएगा और उससे जो पानी निकलेगा वो चारों तरफ थ्रू डिफ्लेक्टर के फैल जाएगा। तो जो रेड ग्लास बल्ब है वो इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर लिविंग होम्स या ऑफिस में।
फिर आता है येलो ग्लास बल्ब। तो जो येलो ग्लास बल्ब होता है उसे सेट किया जाता है 79 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि अगर येलो ग्लास बल्ब 79 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेंस करता है तो उसका जो ग्लास ट्यूब है वो फट जाएगा, तो जिससे पानी निकलेगा और स्मॉल जो फायर होती है उसको इमीडिएटली रोक देगा। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर जो है वो जो किचन है या स्मॉल वर्कशॉप है उसमें किया जाता है। फिर आपके पास आता है ग्रीन ग्लास बल्ब। तो जो ग्रीन ग्लास बल्ब है उसका टेम्परेचर सेट किया जाता है 93 डिग्री सेल्सियस पर। और ग्रीन ग्लास बल्ब का इस्तेमाल ज्यादातर जो कमर्शियल किचन या जो बड़ी वर्कशॉप होती हैं उसमें किया जाता है। फिर हमारे पास है ब्लू ग्लास बल्ब। तो जो ब्लू ग्लास बल्ब है उसका टेम्परेचर जो सेट किया जाता है वो सेट किया जाता है 141 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि अगर ब्लू ग्लास बल्ब टेम्परेचर सेंस करता है 141 डिग्री सेल्सियस का, तभी वो बस्ट करेगा और उससे पानी निकलेगा। तो इसका जो ज्यादातर इस्तेमाल है वो इंडस्ट्री या केमिकल प्लांट में किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो है मोवा ग्लास बल्ब। तो इसका जो टेम्परेचर सेट किया जाता है वो है 182 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 182 डिग्री सेल्सियस पर ही ये मोवा ग्लब बस्ट करेगा। तो जो इसका इस्तेमाल है वो ज्यादातर जो ऑयल इंडस्ट्री या केमिकल प्लांट है उसमें किया जाता है। फिर आपके पास आता है ब्लैक ग्लास बल्ब। तो जो ब्लैक ग्लास बल्ब है उसका टेम्परेचर सेट किया जाता है 204 डिग्री सेल्सियस से लेकर 260 डिग्री सेल्सियस का। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर हमें कौन सी जगह पर मिलेगा? वो हमें मिल सकता है जो ऑयल की रिफाइनरी है वहां पर, और जहां पर मेटल्स को मेल्ट किया जाता है डिफरेंट शेप्स और साइजेस में, वहां पर हमें ये टेम्परेचर मिल सकता है और वहां पर ही ब्लैक ग्लास बल्ब को इस्तेमाल किया जाता है।